नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे और आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे बाद वाराणसी रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आज, और ऐसे में इस दौरे से कई मायने निकाले जा रहे हैं। 1:50 पर स्वतंत्रता भवन बीएचयू पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ स्वतंत्रता भवन में भी प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे न्यूज वन इंडिया सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा और आप तक पहुंचाया। स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे और तमाम आज उनके कार्यक्रम वाराणसी के प्रस्तावित दोपहर 1 बजे बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। 1:50 समय होगा जब स्वतंत्रता भवन बीएचयू पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें कि प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई मायने निकाले जा रहे इस दौरे से। वाराणसी का दौरा, अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए। अश्विनी, जिस तरह से ये खबर है सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर है, क्या कुछ आज होगा, क्या कुछ उनका डे प्लान होगा? बिल्कुल, बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है और वाराणसी का दौरा इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगले कुछ दिनों बाद ही यूपी में G20 सम्मेलन होना है, जो 4 जिलों में होना है, जिसमें से वाराणसी भी शामिल है। 4 जिलों में 11 जो बैठकें होंगी निश्चित तौर पर, उसमें 6 बैठकें जो सिर्फ बाराबंकी में होंगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का वहाँ का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। पहला मौका होगा कि उत्तर प्रदेश G20 के जब सम्मेलन होगा उसमें जो सहभागिता का था, निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है। तमाम विदेशी मेहमान होंगे तो उनके सामने उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश करने को लेकर के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश पूरा कहीं न कहीं उत्साहित है। साथ ही साथ कुछ अन्य कार्यक्रम भी लगे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे के आसपास वाराणसी के लिए रवाना होंगे और लगभग उसके बाद वहाँ पहुंचेंगे। कुछ कार्यक्रम उनमें से करेंगे, जिसमें 1:50 से 3:20 तक का समय आरक्षित किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है सुफलाम कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। साथ ही साथ 3:30 बजे रविदास घाट जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा बात करें 3:40 से 4:10 तक टेंट सिटी का परिसर का स्थलीय अवलोकन और प्रशस्तिकरण लेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और आज मुख्यमंत्री जो है वाराणसी दौरा पर रहेंगे। अश्विनी, अगर खास तौर पर बात करें, स्वतंत्रता भवन में आज प्रदर्शनी का अवलोकन करते भी दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि ये प्रदर्शनी किन मायनों में लगाई जाएगी, क्या मोटिव होगा इस प्रदर्शनी का? अभी की बात करें तो प्रदर्शनी जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की झलक है, वो दिखाई देगी उस प्रदर्शनियों में कि उत्तर प्रदेश का अब तक का भविष्य इतिहास क्या रहा और आने वाला भविष्य क्या होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के प्रदर्शनी का जो है प्रदर्शनी लगेगी और कहीं ना कहीं प्रदेश का अवलोकन करेंगे। बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में तमाम उनके कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वही स्नातक खंड चुनाव के लिए सपा ने जिलेवार प्रभारी बनाए गए हैं। सपा ने 17 जिलों के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वाधिक 5 लोग गोंडा में लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी गोरखपुर के प्रभारी बनाए गए और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी को देवरिया का प्रभार दिया गया है। देवरिया की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। सम्मेलन वाले शहरों में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा। G20 सम्मेलन को लेकर यह हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 सम्मेलन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं
और सभी जरूरी जो आयोजन है उनको लेकर के प्रभावी तौर पर किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए उसके ऊपर भी अब मंथन किया जा रहा है। क्योंकि G20 समिट की अगर हम बात करें तो G20 समिट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। G20 समिट एक तरह से अवसर होगा देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी, तो इसके लिए अब तमाम तैयारियों में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। उन्होंने ये तमाम निर्देश दिए कि आतिथ्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो लोग विदेशों से अतिथि के तौर पर यहाँ पहुंच रहे हैं उन सभी की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी प्रदेश की है। विदेशों से आने वाले अतिथि उत्तर प्रदेश में सुखद और सही तरीके से यहाँ पर रहे, उनके सभी जरूरी चीजों का पूरा खासा ध्यान रखा जाए। प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि G20 समिट को लेकर अब अधिकारी विदेशों से यहाँ पहुंचेंगे और विदेशों से जो अतिथि पहुंचेंगे उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, आतिथ्य में कहीं कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित कर दिया है। साथ ही साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो और आधुनिक तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। सम्मेलन वाले जो शहर है जहां पर सम्मेलन होगा G20 का, उधर खास तौर पर ध्यान रखा जाए और आधुनिकीकरण जिस तरह से एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक निर्देश दिए जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि कोई भी वहां पहुंचता है G20 सम्मेलन के लिए विदेशी अतिथि, उसको किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। और G20 सम्मेलन क्योंकि बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर माना जा रहा है देश और प्रदेश दोनों ही के लिए। खास तौर पर अगर हम बात करें G20 समिट की तो ये देश के सामने, दुनिया के सामने एक प्रस्तुतिकरण होगा, हमारी संस्कृति, हमारी कला। और सम्मेलन वाले शहरों में यातायात व्यवस्था भी किस तरह से मुहैया कराई जाए पुख्ता तौर पर। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, किस नेता को कहां मिला प्रभार। गोरखपुर में अंबिका चौधरी, देवरिया में राम गोविंद चौधरी, महाराजगंज में स्वामी प्रसाद मौर्य को। और ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे। लखनऊ स्नातक खंड में चुनाव के लिए सपा ने जिलेवार प्रभारी बना दिए हैं। और आपको बता दें कि अमेठी में भगेलू राम बस्ती, राम प्रसाद चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। सर्वाधिक 5 लोग गोंडा में लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी को देवरिया का प्रभार दिया गया है, देवरिया की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को जिलों का प्रभार दिया गया है। 2 जिलों का प्रभार स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रहेगा। महाराजगंज और कुशीनगर में प्रभार दिया गया है, ये 2 जिले। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्नातक खंड चुनाव के लिए सपा ने जिलेवार प्रभारी बनाए हैं। जिले के तौर पर सर्वाधिक 5 लोग गोंडा में लगाए गए हैं। 5 लोग इस पर निगरानी रखेंगे और चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ा जाए अब इस पर मंथन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी गोरखपुर के प्रभारी बनाए गए हैं और अंबिका चौधरी उधर की जिम्मेदारी संभालेंगे। और पूर्व मंत्री, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस नेता को कहां प्रभार मिला है। अंबिका चौधरी को गोरखपुर, देवरिया राम गोविंद चौधरी, महाराजगंज में स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेश यादव, कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य और फैजाबाद की अगर हम बात करें तो लालजी वर्मा। अगर अगले जिले की बात करें अम्बेडकर नगर में राम मूर्ति वर्मा को दी गई है जिम्मेदारी। अमेठी में भगेलू राम को, बस्ती में राम प्रसाद चौधरी और इसी सिलसिलेवार तरीके में संत कबीर नगर में त्रिभुवन दत्त और संतोष यादव सनी को दी गई है जिम्मेदारी। और सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें तो माता प्रसाद पांडे, राजेंद्र चौधरी और लक्ष्मीकांत निषाद, ये 3 लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है। बलरामपुर में डॉक्टर SP यादव को, श्रावस्ती में इंद्राणी वर्मा को और बहराइच की अगर हम बात करें तो मुकेश श्रीवास्तव और रमेश गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, राम आसरे, विश्वकर्मा और मऊ की अगर हम बात करें तो चंद्रदेव राम यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सुल्तानपुर में मोहम्मद ताहिर और अनूप संडा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो हमने ग्राफिक्स के जरिए जिलेवार तरीके से आपको बताया कि कौन कौन से जिले में किसको किसको जिम्मेदारी दी गई है और किस नेता ने किस जिले का जिम्मेदार।
वहीं उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर 3 दिवसीय भद्रका मेला चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भद्रका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 81 किलो का माला पहनाकर डिप्टी सीएम को स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया 81 किलो के माला को पहना करके, और डिप्टी सीएम को चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें कि कार्यक्रम के दौरान हिंदू जागरण मंच ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चंद्रशेखर आजाद की प्रतीक चिन्ह भेंट की है। और इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि अमर शहीद के उन्नाव जनपद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और उन्होंने आगे कहा कि युवा वर्ग को आजाद के जीवन से देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंची, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता भवन के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में पृथ्वी तत्व में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रदर्शनी देखी। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें। और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा ये आयोजित किया गया है। और पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम। और कृषि मंत्री का क्या कुछ बयान रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है, ये कहना है। 94,90,154 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई। राज्य सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया, ये सीधे तौर पर कहना है। ये बयान दिया है कृषि मंत्री ने। और दलहन और तिलहन की खेती किसानों को प्रोत्साहित करती है। दलहन के लिए मिनी किट उपलब्ध कराया गया, ये सीधे तौर पर सूर्य प्रताप शाही ने, कृषि मंत्री ने ये बात कही है। प्रदेश में 4.5 लाख किसानों को मिनी किट दिया गया, ये बड़ी बात उन्होंने कही। प्रदेश में 46,44,644 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। और वाराणसी में भी कुल 38,136 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। प्राकृतिक खेती के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और साथ में आपको बता दें कि 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है, ये सीधे तौर पर कृषि मंत्री का कहना है, का बयान है। वे कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति जिला कारागार उन्नाव पहुंचे, जहां जेल अधीक्षक ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बुके देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि इसके बाद धर्मवीर प्रजापति ने जेल की बैरकों, भोजनालय और निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कंबल भी वितरित किए। जेल प्रशासन को भीषण ठंड को देखते हुए आवश्यक इंतजाम बनाए रखने के निर्देश दिए गए। हाँ, नीचे कैमरा वाले को कैमरा फोटो खींच। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में कई जगह जमीन धंस रही है, जिसके चलते सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। साथ ही मंजर ऐसे होते जा रहे हैं कि घर कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। जोशीमठ के लोग इन दरारों से बुरी तरह से सहमे हुए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जोशीमठ जाकर जमीनी तौर पर हकीकत को देखा। देखिए ये खास रिपोर्ट।
दरार, दर्द और दहशत। जोशीमठ में भू धंसाव, धंसता शहर, कुदरत का कहर। कुदरत का कहर, कैसे बचेगा शहर? दरकती जमीन, सहमती जिंदगी। आपदा पुरानी, आज भी वही कहानी। जोशीमठ में दरार, कौन है जिम्मेदार? एक्शन में सीएम धामी कहते हैं कि कुदरत को छेड़ोगे तो कुदरत आपको छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, देवभूमि के जोशीमठ में ये धंसती जमीनें, दरकती दीवारें, लोगों के बीच दहशत, आखिर इसी का तो उदाहरण है, जहाँ इन दिनों कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में दहशत कायम है कि कब और कहां ये धरती धंसकर पाताल में समा जाए और वो सब कुछ से हाथ धो बैठें। जोशीमठ में कुदरत के कहर के चलते न जाने कितने आशियानों में दरारें आ गईं। लोग अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चलिए कुछ आंकड़े से आपको बताते हैं। क्या है जोशीमठ के हालात? अब तक 600 से अधिक मकानों में दरारें आईं। 100 से ज्यादा घर में हालात खतरनाक स्थिति में हैं। 3000 से ज्यादा लोगों के आशियानों पर खतरा है। कई जगहों पर जल रिसाव और मिट्टी का कटाव जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर दरारें आईं। पन बिजली संयंत्र और 4 धाम सड़क सहित चल रही परियोजनाओं पर रोक लगी। जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र और नरसिंह मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ का जमीनी निरीक्षण किया और भू धंसाव प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सभी तरह की सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की जोशीमठ पर पैनी नजर है और वो केंद्र सरकार और पर्यावरणविदों से लगातार संपर्क में है। प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं नहीं, इन सब जो रिसर्च हो रही है जिस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी ज़रूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है। जोशीमठ में तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई हैरान है। शहर के दर्जनों घरों और इमारतों की दीवारों, दरवाजों, फर्श, सड़कों पर आई दरारों का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसकी कल्पना पहले ही लगाई जा चुकी थी। दरअसल 1976 में गठित मिश्रा आयोग ने इस खतरे के लिए सचेत किया था। साथ ही पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसे शहर में पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करने और अलकनंदा नदी से भू कटाव की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के सुझाव दिए थे। बहरहाल उससे आंखें मूंद ली गई थी और इसी अनदेखी का नतीजा आज सबके सामने है। कैसे कैसे बिगड़ते गए जोशीमठ के हालात। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने 1976 में ही किया था आगाह। मिश्रा आयोग से कराया गया था जोशीमठ का सर्वेक्षण। जोशीमठ को एक मोरेन में बसा हुआ बताया गया।
मोरेन मतलब ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी। इस पर बसावट को अति संवेदनशील माना गया। रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों, पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने के लिए कहा गया। यहाँ हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई। आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। जोशीमठ में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी शुरू हो गया है। जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना शुरू हो गई। जोशीमठ में अक्टूबर 2021 में अचानक जमीन धंसने की घटना देखने को मिली थी। भू धंसाव से धरती फट रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कोई गवर्नमेंट के स्तर से वहाँ डिप्यूट किया जाना चाहिए जो केवल इस रेस्क्यू के लिए किया जाए और उसके कोऑर्डिनेशन में सारे विभागों और तत्काल लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। बहरहाल इन सब के बीच लोगों के मन में बस यही सवाल है, आखिर ये धरती क्यों धंस रही है? उनके पाई पाई जोड़े गए पैसे से बने आशियाने आज तितर बितर हो रहे हैं। दरारों ने दिल के दर्द को गहरा कर दिया है। सामने पुनर्वास का संकट भी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से सुदीप जैन की रिपोर्ट। तो जोशीमठ में किस तरह से कुदरत कहर बरपा रही थी, हम आपको ये दिखा रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।